क्या ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खुदा हाफिज कहने वाले हैं और तकरीबन कह चुके हैं लेकिन वाजे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान से एक मुतालबा किया है कि खुलकर रूसी हमले की मजम्मत करे और यूरोपीय यूनियन के साथ खड़ा हो। अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, नहीं करता, तो इसके क्या मुज़म्मरात हो सकते हैं, असरात हो सकते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया, उनको शायद नहीं कहा। या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात। पाकिस्तान को वो अपने साथ मिलाएंगे तो क्या यूक्रेन में कोई बेनिफिट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आई थिंक कि पाकिस्तान की अपनी एक बायलैटरल रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन से, और यूरोपियन यूनियन के इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान में या इस रीजन में, उसके लिए वो अपनी पॉलिसीज करते हैं। और पाकिस्तान को वो ये नहीं हो सकता कि वो ब्लैकमेल करें कि वो हम उनकी किसी डिक्टेटेड पॉलिसी पे चलें। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है दुनिया की पॉलिटिक्स की। अब दोस्तों, रशिया के यूक्रेन पर हो रहे हमले की वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। अब यूएस और यूरोपियन देश चाहते हैं कि दुनिया के बाकी सारे देश भी उनकी साइड ले और रशिया के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई करें। पर भारत ने अभी तक रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया है, क्योंकि भारत एक बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है। आज की तारीख में दोस्तों पूरी दुनिया को सुनना पड़ता है जो भी भारत बोलता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया चाहती तो है कि भारत उनकी साइड में रहे, पर भारत ने कोई भी साइड नहीं चुनी है। इसके बावजूद भी कोई भी देश भारत के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत की कॉपी करते हुए दोनों में से किसी भी देश की साइड लेने से इनकार कर दिया। ये फैसला लेते वक्त पाकिस्तान शायद भूल गया होगा कि वो भारत नहीं है, और अब उसी का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को यूएस और यूरोपियन देशों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही है। अब दोस्तों, पाकिस्तान ठहरा एक भिखारी देश, उसको हर थोड़े थोड़े समय पर यूएस और यूरोप जैसे देशों की तरफ से पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन देशों से पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने की वजह से आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़े फटके पड़ने वाले हैं। फिलहाल इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। यूरोपीय यूनियन यकीनन यूक्रेन के साथ खड़ा है रशिया के अगेंस्ट, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त की जो पोजीशन है वो ऐसी है कि वो रशिया को सपोर्ट करता है। और उन्होंने अभी जब यूएनजीए में वोटिंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने उसको वोट ही नहीं डाला। इसका मतलब ये है कि आप न उससे एग्री है न उससे डिसएग्री है, लेकिन उसका फायदा जो है एट द एंड जो रशिया को जा रहा है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वोट कम पड़ गए। ये सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान, यानी इस रीजन के 4 ममालिक इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं चारों, उन्होंने इसको अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया। तो बाकियों के बारे में तो कोई खास खबर मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अच्छा नहीं किया। हालांकि यही बात जो है वो हिंदुस्तान को भी कह सकते हैं कि यार आपने भी अच्छा नहीं किया, उनको शायद नहीं कहा। आई डोंट नो, मेरे सामने से कोई खबर नहीं गुजरी कि उनको कहा उन्होंने। या ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि नहीं, हिंदुस्तान तो शायद नहीं सुनेगा हमारी कोई बात, इसलिए उनको ना कहा हो। ये भी एक चीज हो सकती है। और पाकिस्तान क्योंकि वो थोड़े से ऐसा समझते हैं कि ठीक है यार, मांग तांग के चल रहा होता है तो इस पे असर ज्यादा होगा, इसलिए भी ये चीज हो सकती है। हालांकि जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ये उसके खिलाफ है, उसके जो बेसिक रूल्स होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी। आप किसी कंट्री को इस बात पे मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं जी आपने ये करना है। हाँ, आप उसको किसी और तरीके से जवाब दे सकते हैं, जिस तरह उनकी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, डेनमार्क की है, जर्मनी की है, इटली की है, और यूरोपियन कंट्रीज की यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, वैसे हमारे फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज्यादा जाती हैं, उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, एक अच्छी मार्केट में कहूँगा। तो ये सारी चीजें उसमें वो पाकिस्तान को फिर यकीनन वो दे सकते हैं। अगर ये काम वो चाइना के साथ कर सकते हैं, दूसरों से कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का इसमें कोई जियोपॉलिटिकल हिस्सा नहीं है। ठीक, सही। सो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड
अगर कोई नहीं शाह साहब, वो जो लेटर है वो कल वैसे फॉरेन ऑफिस ने भी यही कहा है कि बेसिकली उन्होंने एक लेटर लिखा है मिलके, उस तरह का वो परसुएटिव लेटर नहीं है। शायद का नाज़िर साहब, यूरोपियन यूनियन की ये सूर बात जो है ये तो अभी बिल्कुल बिगनिंग में है, और अगर कुछ शख्स ये समझता है कि ये वॉर जो है ये आगे नहीं बढ़ेगी तो ये उसकी बहुत बड़ी खाम ख्याली है, क्योंकि जिस तरह लोगों ने ये थिएटर शुरू किया है वो थिएटर 4-5 दिन के लिए या 2-3 हफ्तों के लिए तो किया नहीं है। जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी मेरे हाथ में है इसके अंदर पूरी आउटलाइन दी हुई है। असल मसला यह है कि इस रिलीफ के दौरान आपने खास तौर पे कहा कि यूक्रेन पे हमें कहा जाएगा, और फिर उसके बाद आपने खास तौर पे अफगानिस्तान का जिक्र किया। ईरान की सूरत जो हमारे साथ अब बिल्ट हो रही है, क्या ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल खुदा हाफिज कहने वाले हैं और तकरीबन कह चुके हैं लेकिन वाजे नहीं हुआ, और उसके हम एक और कैंप में जाने वाले हैं आफ्टर 77 साल के बाद, तो 70 ना भी 70 लगा लीजिएगा। तो क्या इस कैंप की तरफ जाने से हमारे माशी हालात ठीक होंगे या खराब हो जाएंगे? शायद ककान भाई साहब आपसे लेते हैं, शायद सिद्दीकी साहब से। हाँ जी शायद सिद्दीकी साहब। हाँ जी, मैं आपसे पहले ये बता दूं कि ये इस वक्त जो ये सूरत हाल आई है, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का मैं आपको 3 जुमलों में बता दूं। जुलाई से जनवरी तक पाकिस्तान का तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। जुलाई से जनवरी 2022 तक हमारा जो है वो इंपोर्ट्स पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। मई से अब तक करंट अकाउंट जो हमारा रुपए की कदर में कमी, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। इस वक्त ये सूरत हाल में आई है, और आप ये नहीं देखें कि जिस वक्त ये जो खत आया है यूरोपियन यूनियन का, तो सवाल, उसमें जापान भी शामिल है, सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ने एब्सटेंड किया, उसको उन्होंने क्यों नहीं कहा। ये एक घेरा तंग इस वक्त किया जा रहा है जिसमें हमने जो है मुआवनत अमलन कर दी है, जिसके लिए मैंने खिलवाड़ और सलामती के लिए खतरात का लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहले ये देखिए कि 21 महीने तक हमारा प्रोग्राम सस्पेंड रहा। IMF से हमने शराइत तय की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जनाब ये हम हर महीने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, ये सब कुछ होगा। IMF ने कहा कि जी ऑर्डिनेंस अगर आप लेंगे मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप भी मंजूरी कराएं। अब आप अगर उससे वायलेट करते हैं तो IMF उसको इतनी आसानी से नहीं लेगा। ये हमारा बहुत बड़ा गलत फहमी है कि IMF अगर आपका शुरू साल में कमी करते तो ठीक था, जैसे डॉक्टर साहब का फरमा रहे हैं। अब ये मार्च का महीना है, मैंने तो आपको 2 किस्से बताई हैं। एक तो ये कि ये IMF के साथ नाराज होगा तो ये उसके साथ मुज़ाकरात शुरू करेंगे, और ये कहेंगे जी जून का बजट आ रहा है उसमें हम 500 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएंगे। ये होने जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये थी कि जैसे तरक्याती अखराजात में कटौती अकेला नहीं है, ये सूबों को कह रहे हैं कि NFC वार्ड के तहत जो पैसा मिला है उसमें मेहरबानी करके पूरा खर्च ना करें। ये ना भूलें कि यूरोपियन यूनियन जो है और अमेरिका, हमारी बरामदात सारी वहाँ हैं, चाइना से तो ये बरामदात नहीं है। हमारी जो कुछ है रेमिटेंसेस चाइना से नील है, तो हमें अमेरिका से कैंप से हम खिलाफ जा नहीं सकते। अमेरिका की मर्जी की इजाज़त के बगैर, सौदे के बगैर IMF का प्रोग्राम दोबारा शुरू नहीं होगा, और हम हर हालत में IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, उसकी शराइत मानेंगे, उसके बगैर हमारा गुजारा इस वक्त नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चरल इस्लाहत नहीं की। अगर ये स्ट्रक्चरल इस्लाहत कर देते, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम 30 रुपए लीटर कम कर सकते थे, लेकिन वो कमी किए बगैर, और एक बड़ा आसान रास्ता था ये जो उन्होंने एमनेस्टी दी है। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसलिए कि 2019 में जो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी लाए थे, उसमें कानून था कि जो असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हमारे पास डिटेल्स हैं, जिन लोगों ने उनसे फायदा नहीं उठाया उनसे क्रैक डाउन करके 900 अरब लेने थे मुल्क के अंदर असासों के। वो लेने के बजाय अब आपने एक दूसरी एमनेस्टी दे दी। दुनिया में कहीं इतनी एमनेस्टी दी जा रही है, तो इसका नतीजा ये होगा कि मईशत इतनी कमजोर बुनियादों पर है कि उसको देख के अब ये खौफ आता है कि अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस तरह बिहेव करते हैं हमारे साथ, FATF का मामला हमारा लटका हुआ है, अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। और इस वक्त चीन हमें जो है ना वो कुछ नहीं दे सकता, ना रूस दे सकता है, जो कि अमेरिका देगा, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरी चीजें। इसलिए इस वक्त बगैर इस स्ट्रक्चर इस्लाहत की ये जो हमने खेल खेला है, ये सलामती के लिए इतना खतरा इसलिए है कि अभी जो आपने कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की है आर्मी के साथ इज्तिमाई दानिश में, आप उससे तकरीबन 100% खिलाफ हो जा रहे हैं।
तो जी ये शाह मामला इतना आसान साहब, नहीं है जिस कि तरीके ये से घेरा तंग वक्त कर- कम है, शाह साहब से बिल्कुल आखिरी इसका रिस्पांस लेते हैं। शाह साहब, ये जो इन्होंने खतरात की निशानदेही की है और जिस तरह की हमारी इस वक्त सिचुएशन है, तबसरा फरमा दीजिएगा कि अगले 3 महीनों के बाद जो IMF की नेगोशिएशन और जो पॉलिटिकल सूरत महंगाई का एक बनेगी, नया तूफान। क्या हमारा सिनेरियो क्या बन रहा है? देखिए, एक तो बात ये है कि ये डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं ये चाय की प्याली में तूफान के बराबर हैं, क्योंकि ये समझना कि पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा और उस यूक्रेन के ऊपर कोई हमें डिक्टेशन देने के लिए वो अपना पॉलिटिकल एफर्ट लगाएंगे, ये मेरा ख्याल कोई ऐसी मुनासिब बात नहीं है। यस, इस पूरे सिस्टम में ईरान के साथ वो अपना तल्लुकात बेहतर करेंगे ताकि ईरान वहां पे तेल और बेच सके इंटरनेशनल मार्केट्स में, और तेल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए वो उधर से वो ओपनिंग अप जरूर करेंगे। जहां तक हमारा तल्लक है, हम IMF के जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वो ईयर एंड डेफिनेटली मीट करेंगे। बहुत से हमारे अखराजात ऐसे हैं जो हुए ही नहीं है, और वो आखिर पे जब आप आके देखेंगे तो वो गुंजाइश निकल आएगी। दूसरी बात है कि